तो आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ 60,000 के बजट के अंदर में एक तगड़ा सा गेमिंग पीसी लेके, और आप उस पीसी पर मॉडर्न ट्रिपल ए टाइटल गेम 1440p रेजोल्यूशन पर खेल सकते हो, क्योंकि इस पीसी के अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा है वो RTX 4060 से भी कई गुना बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और उस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको 12 GB की VRAM देखने को मिल जाएगी, जो कि 2K गेमिंग के लिए इनफ होती है। इवन आप इस पीसी पर खतरनाक लेवल की 4K एडिटिंग कर पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं मैं इस पीसी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहले कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर मैं यूज करने वाला हूँ i5 का 12400 है प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर एक इंटेल का 12 जेन बेस प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। और ये प्रोसेसर अंडर 10K में सबसे बढ़िया प्रोसेसर होने वाला है। इवन कभी कभी इस प्रोसेसर का प्राइस सेल में अंडर 8K तक में आ जाता है, और अभी ये प्रोसेसर आपको ऑनलाइन में 9300 के आसपास में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस प्रोसेसर पर खतरनाक लेवल का गेमिंग और एडिटिंग करने का सोच रहे हो तो ये प्रोसेसर आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाला है, वो भी बजट में रह के। वहीं अगर आप अपने पीसी का बजट 3 से 4 हजार रुपए और बढ़ा सकते हो, तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय कर लो i5 का 14400F वाला प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर के अंदर आपको 10 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको 6 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिल जाएंगे और 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस पीसी पर स्ट्रीमिंग करने का सोच रहे हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, और एडिटिंग में आपको ये प्रोसेसर और भी खतरनाक लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो मेरी माने तो आप 4000 रुपए एक्स्ट्रा देके i5 का 14400F बाय कर लो। इवन मैं अपना खुद प्रोसेसर अपग्रेड करूंगा i5 14400F पर। वही अगर मैं इस प्रोसेसर के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये प्रोसेसर आपको आराम से 12 से 13 हजार रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ गेमिंग और एडिटिंग करने वाले हो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप i5 का 12400F बाय कर लो। वहीं अगर आप गेमिंग प्लस एडिटिंग प्लस स्ट्रीमिंग करने वाले हो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप i5 का 14400F बाय कर लो। तो अब इन दोनों ही प्रोसेसर के थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही प्रोसेसर DDR5 रैम को सपोर्ट करते हैं, और दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको PCI Gen 4 लेंस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो मतलब आप Gen 4 SSD और Gen 4 ग्राफिक कार्ड तक आराम से पेयर कर सकते हो, वो भी बिना किसी बॉटलनेक के। और दोनों ही प्रोसेसर के बाकी सारे फीचर्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में यूज करने वाला हूँ Asus का B760M AYW मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड बजट सीरीज में सबसे तगड़ा मदरबोर्ड होने वाला है, क्योंकि इस मदरबोर्ड का VRM सेक्शन सबसे तगड़ा होने वाला है। और प्लस ये मदरबोर्ड लुक वाइज प्रीमियम सा देखने में लगता है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप कोई चीप क्वालिटी का मदरबोर्ड यूज कर रहे हो। तो अब इस मदरबोर्ड के थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है इंटेल के 12, 13, 14 जनरेशन तक के प्रोसेसर को। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मदरबोर्ड पर i5 का 14400F तक का ही प्रोसेसर यूज करो। अगर इन फ्यूचर आप i9 या फिर i7 जैसा प्रोसेसर लगाने का सोच रहे हो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Z690 मदरबोर्ड के साथ में जाओ। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन आप फ्यूचर प्रूफ रहोगे, और प्लस आप उस मदरबोर्ड पर ओवरक्लॉकिंग भी कर पाओगे। वही बात करें ये मदरबोर्ड कौन से रैम को सपोर्ट करता है, तो ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है DDR5 रैम को, और साथ में आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको 2 Gen 4 NVMe M.2 का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में आपको एक ग्राफिक कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसपे आप Gen 4 तक के ग्राफिक कार्ड आराम से पेयर कर सकते हो। बाकी आपको इस मदरबोर्ड के अंदर Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और Bluetooth 5.3 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और मदरबोर्ड के साथ में आपको एक एंटीना भी देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्लूटूथ और Wi-Fi के लिए है। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है रैम। तो मैं रैम यूज करने वाला हूँ XPG का लेंसर ब्लेड DDR5 रैम। वही बात करूँ मैं कितने GB रैम यूज करने वाला हूँ, तो मैं सिंगल स्टिक 16 GB रैम यूज करने वाला हूँ, जो कि 6000 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है, और 16 GB रैम अभी के लिए इनफ है। बाकी इन फ्यूचर अगर मेरे को 16 GB रैम कम पड़ती है तो मैं एक और सिंगल स्टिक 16 GB रैम एड ऑन कर लूंगा, जिससे कि मेरा रैम 32 GB हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए मैं यूज करने वाला हूँ WD_BLUE की SN580 NVMe M.2, जो कि एक Gen 4 M.2 है। वही बात करूँ मैं कितने GB की NVMe M.2 यूज करने वाला हूँ, तो मैं 500 GB की NVMe M.2 यूज करने वाला हूँ। वहीं अगर मैं SN580 के रीड एंड राइट स्पीड के बारे में बात करूँ तो इसका रीड स्पीड है 4150 मेगाबाइट पर सेकंड, और राइट स्पीड है 3600 मेगाबाइट पर सेकंड, जो कि एक खतरनाक लेवल की रीड एंड राइट स्पीड है। वहीं अगर मैं SN580 के प्राइस के बारे में बात करूँ, अगर आप इसका 500 GB वाला वेरिएंट बाय करते हो तो ये आपको 3500 रुपए में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसका 1 TB वाला वेरिएंट बाय करते हो तो ये आपको 5500 से लेके 6000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 TB वाला वेरिएंट बाय कर लो, क्योंकि आप 1 TB वाले वेरिएंट के अंदर आप ज्यादा गेम स्टोर कर पाओगे, ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे। वहीं अगर आप 500 GB वाला वेरिएंट बाय करते हो तब आपका स्टोरेज 2 ही 3 गेम में भर जाएगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो इस पीसी का मेन पार्ट होने वाला है, तो वो पार्ट है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड मैं यूज करने वाला हूँ सेकंड हैंड में सफायर का RS 6700 XT, जो कि एक 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। और आप लोग चिंता मत करना, मैं आप लोग को आगे वीडियो में बता दूंगा कि ये ग्राफिक कार्ड मैंने कहां से बाय किया है, तो आप लोग भी यही सेम ग्राफिक कार्ड वहां से बाय कर सकते हो। और यार सेकंड हैंड होने के बाद में मुझे इस ग्राफिक कार्ड पर 6 मंथ की वारंटी देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं इस ग्राफिक कार्ड को कंपेयर करूं RTX 4060 से, तो ये ग्राफिक कार्ड आपको उससे भी कई गुना बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा गेमिंग में, क्योंकि इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको 12 GB की VRAM देखने को मिलती है, जो कि 1440p गेमिंग के लिए इनफ होती है। वहीं अगर आप RTX
RTX 4060 बाय करते हो तो उसके अंदर आपको सिर्फ 8GB VRAM देखने को मिलता है और 8GB VRAM में आप सिर्फ 1080p लेवल की गेमिंग कर पाओगे। बाकी दोनों ही GPU के अंदर आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं 6700 XT के सेकंड हैंड के प्राइस के बारे में। तो ये ग्राफिक कार्ड आपको 22,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। इवन मैं खुद इस ग्राफिक कार्ड को सेकंड हैंड में 22,000 रुपए में खरीदा हूँ और ये ग्राफिक कार्ड सेकंड हैंड होने के बाद भी इस ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर 67 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है और इतना टेम्परेचर न्यू ग्राफिक कार्ड का जाता है। प्लस आपको इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको भर भर के RGB लाइट देखने को मिल जाएंगे जो कि इसके लुक्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अब जो बंदे सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड नहीं बाय करना चाहते हैं और वो सिर्फ न्यू ग्राफिक कार्ड ही बाय करना चाहते हैं, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू में बाय कर लो RTX 4060 या फिर आप RS 6600 जैसा ग्राफिक कार्ड भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड पर 1080p लेवल की गेमिंग कर पाओगे। और हाँ, मैं आपको एक जरूरी बात और बता देता हूँ, अगर आपका मेन काम एडिटिंग का है तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप RTX 4060 के साथ में जाओ। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में यूज करने वाला हूँ कूलर मास्टर की 650 वाट की पावर सप्लाई जो कि 80+ बाउंड सर्टिफाइड है और 650 वाट की पावर सप्लाई हमारे पीसी के लिए इनफ रहेगी। वहीं अगर मैं 650 वाट की पावर सप्लाई के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये पावर सप्लाई आपको आराम से 5,000 रुपए तक में देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट और जो लास्ट कंपोनेंट मैं इस पीसी के अंदर यूज करने वाला हूँ वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट में यूज करने वाला हूँ सर्कल का X5 एलिगेंट्री कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर आपको 4 ARGB फैन देखने को मिल जाएंगे और चारों ARGB फैन के लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हो कैबिनेट के बटन के थ्रू। वहीं अगर मैं इस कैबिनेट के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये कैबिनेट आपको आराम से 3,500 रुपए तक में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं ये सारे पीसी पार्ट्स मैंने कहां से बाय किए हैं। तो ये सारे पीसी पार्ट्स मैंने बाय किए हैं फैम्बर्स बिल्ड से और अभी यहाँ पर मैंने अपने सारे पीसी पार्ट्स को ऐड टू कार्ट कर लिया है और जो हमारी टोटल पीसी की कॉस्ट पड़ रही है वो 60,806 रुपए पड़ रहा है। वहीं अगर मैं i5 12400F प्रोसेसर की जगह i5 14400F वाला प्रोसेसर यूज करता हूँ तब हमारे पीसी की जो टोटल कॉस्ट पड़ती है वो है 63,731 रुपए। बाकी सेकंड हैंड GPU भी मैंने यहीं से बाय किया है, वो भी 6 मंथ के वारंटी के साथ में। और फैम्बर्स वालों का व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके अंदर सेकंड हैंड GPUs के रोज तगड़े तगड़े डील्स आते रहते हैं। बाकी इनके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैंने अपने पीसी को डेस्क पर सेटअप कर दिया है और यार लुक वाइज अपना पीसी कुछ ज्यादा ही देखने में तगड़ा लग रहा है। बाकी यार आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये वाला पीसी। तो सबसे पहला बेंचमार्क टेस्ट मैंने इस पीसी पर रन किया वो था Cinebench R23 और मैं एक साथ दोनों ही प्रोसेसर का Cinebench R23 स्कोर शो कर रहा हूँ। तो i5 का 12400F का सिंगल कोर स्कोर है 1704 और मल्टी कोर स्कोर है 12047। वहीं अगर मैं बात करूं i5 के 14400F प्रोसेसर के सिंगल कोर स्कोर के बारे में तो इसका सिंगल कोर स्कोर है 1773 और मल्टी कोर स्कोर है 16074। और आप इन दोनों ही प्रोसेसर के स्कोर से पता कर सकते हो कौन सा प्रोसेसर आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इसके बाद मैंने GPU के लिए Geekbench 6 का OpenCL टेस्ट रन किया तो इसके GPU का जो स्कोर है वो 1,05,000 के आसपास में है। तो अब हम लोग इस पीसी पर एडिटिंग टेस्ट करेंगे। तो एडिटिंग के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ वंडरस्फीयर का Filmora 14 और इसके टाइमलाइन पे जो फुटेज है वो iPhone 15 की 4K 60 FPS की फुटेज है। वही बात करूँ एडिटिंग में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पीसी के साथ में, तो अगर आप इस पीसी पर 1080p या फिर 1440p लेवल का एडिटिंग करने का सोच रहे हो तब आप इस पीसी पर आराम से फ्लूइड की तरीके से एडिटिंग कर पाओगे और आपको टाइमलाइन में बिल्कुल भी लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बात करें 4K लेवल के एडिटिंग में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इस पीसी के साथ में, तो 4K में आप स्मूथ तरीके से एडिट कर पाओगे, लेकिन जब आप टाइमलाइन पे मल्टी लेयर का एडिटिंग करोगे तब आपको टाइमलाइन में हल्का हल्का लैग देखने को मिलेगा। तो आप इस पीसी पर 4K लेवल की एडिटिंग कर पाओगे लेकिन थोड़ा बहुत टाइमलाइन में आपको लैग देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप i5 12400F की जगह थोड़ा सा और पैसा डाल के आप i5 14400F बाय कर लो, वो आपको 4K लेवल की एडिटिंग आराम से करवा देगा, वो भी बिना किसी लैग या फिर स्टटर के। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो, मतलब इस पीसी के ऊपर गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला गेम मैं रन करने वाला हूँ वह है GTA 5 इनहैंस एडिशन और इस गेम को मैंने रन किया है 1080p वेरी हाई ग्राफिक्स पर और आप स्केलिंग में मैंने FSR 3 को इनेबल करके रखा है, वो भी क्वालिटी पर। और इस गेम के अंदर हमें आराम से 140+ FPS देखने को मिल रहे हैं, इवन कभी कभी तो 150+ भी FPS चला जा रहा है और बिल्कुल भी आपको गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ गेम प्ले रहेगा। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स वेरी हाई से चेंज करके मैक्सिमम रे ट्रेसिंग पे कर दिया, जो कि गेम की मैक्स ग्राफिक्स होने वाली है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1080p मैक्स रे ट्रेसिंग पे रन कर दिया है और 1080p मैक्स RT पर हमें आराम से 75+ FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार गेम को मैक्स ग्राफिक्स पे रन करने के बाद भी मुझे गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम स्मूथ गेम प्ले है। इसके बाद मैंने गेम का रेजोल्यूशन 1080p से चेंज करके 1440p पे कर दिया और ग्राफिक्स प्रीसेट को वेरी हाई पे सेट कर दिया है। साथ में मैंने FSR 3 को इनेबल करके रखा है, वो भी क्वालिटी पर। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1440p वेरी हाई ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और 1440p वेरी हाई ग्राफिक्स पर हमें आराम से 110+ FPS देखने को मिल रहे हैं और यार बिल्कुल भी गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम स्मूथ गेम प्ले है। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स 1440p वेरी हाई से चेंज करके वेरी हाई रे ट्रेसिंग पे कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1440p वेरी हाई रे ट्रेसिंग पे रन कर दिया है और इस ग्राफिक्स पर हमें आराम से 80+ FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार अपना ग्राफिक कार्ड सेकंड हैंड होने के बाद भी जो अपने ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर जा रहा है वो 67 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और यार इतना टेम्परेचर नए ग्राफिक कार्ड का जाता है। तो नेक्स्ट गेम में रन करने वाला हूँ वैलोरेंट और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1440p हाई ग्राफिक्स पर। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1440p हाई ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और इस ग्राफिक्स पर हमें आराम से 300+ FPS
FPS देखने को मिल रहे हैं और बिल्कुल भी मेरे को गेम के अंदर लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिल रहा है। एकदम स्मूथ गेम प्ले है। वहीं अगर मैं इस गेम को मीडियम या फिर लो ग्राफिक्स पर रन करूं तब मैं आराम से 400+ FPS अचीव कर सकता हूं। नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूं फोर्जा होराइजन 5 और इस गेम को मैं रन करने वाला हूं 1080p एक्सट्रीम ग्राफिक्स पर, मतलब गेम के मैक्स ग्राफिक्स पर, और FSR को मैंने क्वालिटी पे सेट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1080p एक्सट्रीम ग्राफिक्स पर रन कर दिया है। वहीं अगर मैं इस गेम के एवरेज FPS के बारे में बात करूं तो इस गेम के अंदर आपको आराम से 120+ FPS देखने को मिल जाएंगे और गेम प्ले आपका बहुत ज्यादा स्मूथ रहने वाला है। इसके बाद मैंने गेम का रेजोल्यूशन 1080p से चेंज करके 1440p पे कर दिया और ग्राफिक्स प्रीसेट हमारा वही एक्सट्रीम ही रहने दिया। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1440p एक्सट्रीम ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और इस ग्राफिक्स पर हमें आराम से 110+ FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार गेम को 1440p मैक्स ग्राफिक्स पर रन करने के बाद भी मुझे गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूं लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 और ये गेम अभी जल्दी रिलीज हुआ है पीसी के लिए। प्लस ये गेम बहुत ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम होने वाला है और आप देखते हैं ये गेम कैसा परफॉर्म करता है इस पीसी पर। तो सबसे पहले मैं इस गेम को रन करने वाला हूं 1080p वेरी हाई ग्राफिक्स पर, जो कि गेम की मैक्स ग्राफिक प्रीसेट होने वाली है। और साथ में मैंने फ्रेम जनरेशन को भी ऑन करके रखा है और FSR को मैंने क्वालिटी पे सेट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1080p वेरी हाई ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और इस गेम के अंदर हमें आराम से 130+ FPS देखने को मिल रहे हैं। इवन कभी कभी तो 150, 160 या फिर 180 तक भी FPS चला जा रहा है। ऑन एन एवरेज आप 130+ FPS मान के चलो। अब ये गेम कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमाइज गेम है, इसलिए हमें इस गेम के अंदर ज्यादा FPS देखने को मिल रहे हैं। बाकी गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ रहने वाला है। इसके बाद मैंने गेम का ग्राफिक्स 1080p से चेंज करके 1440p पे कर दिया और ग्राफिक्स प्रीसेट को वेरी हाई पे ही रहने दिया। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1440p वेरी हाई ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और इस ग्राफिक्स पर हमें आराम से 90+ FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार गेम को 1440p पे रन करने के बाद भी अपना गेम कुछ ज्यादा ही बटर के तरीके से स्मूथ है। बिल्कुल भी आपको गेम के अंदर लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यार इस गेम का ग्राफिक्स कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। जब आप इस गेम को खुद खेलोगे तब आप इस गेम के ग्राफिक्स को खुद फील कर पाओगे। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ ब्लैक मैथ वुकोंग और ये गेम कुछ ज्यादा ही ग्राफिकल डिमांडिंग गेम होने वाला है। तो इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p हाई ग्राफिक्स पर और सुपर रेजोल्यूशन को मैंने 65% पे सेट कर दिया है। प्लस सुपर रेजोल्यूशन सैम्पलिंग को मैंने FSR पे सेट कर दिया है। बाकी फ्रेम जनरेशन को मैंने ऑटो पे सेट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1080p हाई ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और इस ग्राफिक्स पर आप आराम से 100+ FPS अचीव कर सकते हो और बिल्कुल भी मेरे को इस ग्राफिक प्रीसेट पर लैग वैग देखने को नहीं मिला है। इसके बाद मैंने गेम के अंदर रे ट्रेसिंग को ऑन कर दिया है, वो भी मीडियम पर। तो अब यहाँ पर मैंने गेम को रे ट्रेसिंग मीडियम पे रन कर दिया है और रे ट्रेसिंग मीडियम पर हमें आराम से 40 FPS देखने को मिल रहे हैं। और यार रे ट्रेसिंग इनेबल करने के बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा, मतलब आपको गेम लैगी फील होने लगेगा। तो इसलिए आप इस गेम के अंदर रे ट्रेसिंग को इनेबल मत ही करना। इसके बाद मैंने गेम का रे ट्रेसिंग डिसेबल करके और गेम के प्रीसेट को हाई से चेंज करके सिनेमैटिक पे कर दिया, जो कि गेम की मैक्स ग्राफिक्स होने वाली है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1080p सिनेमैटिक पे रन कर दिया है और गेम के मैक्स ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 50+ FPS देखने को मिल जाएंगे। बाकी गेम के मैक्स ग्राफिक्स प्रीसेट पर हमें लैग वैग देखने को नहीं मिला है। तो आप इस गेम को 1080p सिनेमैटिक ग्राफिक्स पर खेल सकते हो, लेकिन वही है कि आपको FPS थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। अगर 60 FPS मिलते तो ज्यादा स्मूथ रहता। इसके बाद मैंने गेम का रेजोल्यूशन 1080p से चेंज करके 1440p पे कर दिया और ग्राफिक प्रीसेट हमारा हाई पे ही है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को 1440p हाई ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और इस ग्राफिक प्रीसेट पर हमें आराम से 90+ FPS देखने को मिल रहे हैं। बाकी मेरे को 1440p पे लैग वैग देखने को नहीं मिला है, एकदम स्मूथ गेम प्ले है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1440p पे सिर्फ आप हाई ग्राफिक्स प्रीसेट पे ही खेलना, इसके ऊपर मत ही खेलना। तो यहाँ पर हमारे इस पीसी का गेमिंग टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।